Welcome in Pawan Math classes. Hello students. Today I am going to discuss some problem based on independent events. हमने लास्ट वीडियो में आपको इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बताया था. अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो आपको हमने बताया था probability of A intersection B, this is equal to probability of A into probability of B. If two events are independent, then probability of A and B both, this is equal to PA into PB. It is also known as multiplication theorem of probability. ठीक है. आपको ये भी बताया था हमने कि अगर A एंड B इंडिपेंडेंट हैं तो A एंड V नॉट, A नॉट एंड V एंड A नॉट एंड V नॉट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट. अगर A एंड B इंडिपेंडेंट है तो A, V नॉट, A नॉट एंड V, A नॉट एंड V नॉट भी इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन V नॉट दैट इज़ PA इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट. इसी तरीके से यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं. तो आज हम जो इंडिपेंडेंट इवेंट की कॉन्सेप्ट है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. पहला प्रॉब्लम काफ़ी छोटा प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है. एक पार्ट अगर पूछेगा पेपर में तो 1 मार्क्स में आएगा, दोनों ही पार्ट अगर आपसे पूछता है तो 2 मार्क्स का प्रॉब्लम बन जाता है. प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है? देयर आर 2 इवेंट्स A एंड V. 2 इवेंट हैं A एंड V सच दैट PA is equal to half. P of A union B, it is 3/5. P of B is equal to X. Then find X. Given events are independent, given events are mutually exclusive. मतलब हमें यूनियन दे रखा है, PA दे रखा है, PB कैलकुलेट करके देना है. एक सिचुएशन में दोनों ही इवेंट ये इंडिपेंडेंट बोलता है, एक सिचुएशन में दोनों ही इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलता है. नाउ कम ऑन द फर्स्ट पार्ट. हम एक्चुअली कर क्या सकते हैं प्रॉब्लम में, हमें पहले ये देखना है. तो केवल इसी के लिए हमें पता है एडिशन थ्योरम, PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. यहीं से कुछ हो सकता था, PA से तो कुछ हो नहीं सकता था, A यूनियन B से हम कुछ कर सकते हैं. अब इसने पहले केस में क्या दिया हुआ है? दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट. सो कम ऑन द फर्स्ट पार्ट. अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो यूनियन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इंटरसेक्शन ज़रूर आपका चेंज हो जाएगा. यहाँ आ जाएगा probability ऑफ A इंटू probability ऑफ B. क्यों आ गया बेटा? क्योंकि A एंड B इंडिपेंडेंट इवेंट दे दी हैं इसने. आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये तो आएगा 3/5 PA दैट इज़ हाफ, PB पता नहीं, माइनस का हाफ इंटू X. इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं तो ये 3/5 दिस इज इक्वल टू हाफ प्लस ओनली हाफ X. ये हाफ X ही तो हो जाएगा, X में से हाफ X जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए. 3/5 माइनस हाफ दिस इज इक्वल टू हाफ X. 6 माइनस 5 1/10 दिस इज इक्वल टू X/2. सो यू विल हैव X इज इक्वल टू 1/5. अगर इवेंट्स हमारी इंडिपेंडेंट है तो पक्का X की वैल्यू 1/5 के बराबर होगी. सेकेंड पार्ट में क्या पूछता है? इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो इसमें क्या करेंगे? A यूनियन B दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस 0. क्यों? अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो एक इवेंट दूसरे इवेंट की अक्रेंस को प्रिवेंट करेगा. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 होगा. कभी भी एक साथ वो अकर हो ही नहीं सकती, इसलिए हमने यहाँ 0 डाल दिया. थ्योरम तो फर्स्ट ही है बट यहाँ हमने 0 यूज़ कर दिया है. तो अब वैल्यू डाल दीजिए 3/5 इट इज़ हाफ प्लस X. तो यहाँ से ये तो सब्ट्रैक्ट करके अभी निकाला ही है, 1/10 है
तो 1/10 दिस इज इक्वल टू x. If events are mutually exclusive, then x must be 1/10. If events are independent, then x must be 1/5. तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है. दोनों पार्ट पूछता है तो 2 नंबर के हिसाब से फिट बैठता है. कोई एक पार्ट पूछता है तो 1 नंबर का बनता है प्रॉब्लम. करेक्ट, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें. नाउ कम ऑन द सेकंड प्रॉब्लम. हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया हुआ है और उसमें 2 इवेंट आपको डिफ़ाइन किए हैं. 2 इवेंट डिफ़ाइन करने के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये इवेंट इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं. अब आप थिंक करो कैसे पता करेंगे. अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वेरीफाइड है तो इवेंट आपकी पक्का क्या है, इंडिपेंडेंट है. और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपकी वेरीफाइड नहीं है, मतलब नहीं वैलिड होती है, तो इवेंट आपकी इंडिपेंडेंट नहीं है. तो केवल आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का वेरिफिकेशन करना है. ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दोनों ही एक जैसे ही दिए हुए हैं. बस ये है कि एक थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एक हमने कॉम्प्लिकेटेड रख रखा है. एक एग्जाम्पलर टाइप का क्वेश्चन है. एग्जाम्पलर में आपको पता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम होते हैं, तो करना तो हमें चाहिए ही चाहिए उनको भी. देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम. 2 dice are thrown together, getting 6 on the first die, that is event A, getting 2 on second die, it is B. Are the event A and B are independent? तो 2 dice are thrown together. सबसे पहले बच्चे को अपना सैम्पल स्पेस बनाना चाहिए. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6. इसके बाद भाई 2,1 हम तो नहीं लिखेंगे, इतना टाइम ख़राब नहीं करना है. 3,1, 4,1, 5,1, 6,1 एंड लास्ट है 6,6. अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो आप ये अपने सारे ही आउटकम लिख दीजिए जो भी आ रहे हैं. तो टोटल 36 आउटकम होंगे. अब ए क्या इसने बताया है, ए इवेंट बोला है गेटिंग 6 ऑन द फर्स्ट डाई. पहली डाई पर 6 आता है, तो ये तो लास्ट वाली लाइन ही होगी. 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6 हो गया ख़त्म. बी इवेंट ये क्या बोलता है, बी इवेंट कहता है गेटिंग 2 ऑन सेकेंड डाई. सेकेंड डाई पर 2, 1, 2. उसके बाद 2, 2 भी चलेगा, 3, 2 भी आएगा, 4, 2 भी आएगा, 5, 2 भी आएगा एंड 6, 2 भी आएगा. और तो कहीं नहीं आएगा सेकेंड डाई पर 2. इसके बाद इनका इंटरसेक्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इंटरसेक्शन आपका केवल 6, 2 आ रहा है. 6, 2. आप सभी की प्रोबेबिलिटी निकालिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6 है फेवर में, 6/36, इट इज़ कमिंग 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/36, यहाँ तो समझ में आ ही जाएगा आपको. टोटल 36 आउटकम है, इट इज़ ऑल्सो 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओनली ए की फेवर में 1/36. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भाई कैलकुलेट कीजिए. 1/6 इंटू 1/6, 1/36. और ये किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है. इसका क्लियर कट मैसेज है ए एंड वी आर इंडिपेंडेंट इवेंट. अब थोड़ा सा यहाँ हमने शॉर्टकट कर दिया है क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा सैंपल स्पेस नहीं लिखा है. आपको पूरा सैंपल स्पेस लिखना चाहिए अगर जल्दी नहीं कर पाते हैं. और उसके बाद अपना पहले ए इवेंट डिफ़ाइन कर दीजिए, फिर बी इवेंट डिफ़ाइन कर दीजिए. ए की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, बी की प्रोबेबिलिटी भी हमने फेवरेबल अपॉन टोटल से निकाली है. इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकाला, यहाँ से भी फेवरेबल अपॉन टोटल. चेक करके देखा, अगर पी ए इंटू पी बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, देन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज दे आर डिपेंडेंट. तो थोड़ा ठीक ठाक प्रॉब्लम है, आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हिसाब से ही फिट बैठता है.
नाउ कम ऑन द थर्ड। थोड़ा सा अगर टेक्निकल पेपर आता है तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो फर्स्ट सेकंड ही है, ठीक है। अब देखिए सेटर के मूड के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या पूछ रहा है, हमें तो अपनी तैयारी हर लेवल से करनी है। थर्ड में क्या है, अ वाइज डाई इज लोडेड। वाइज मीन्स होता है खोटी, मतलब अगर आपकी फेयर डाई है तो हर एक नंबर आने के चांसेस 1/6 होते हैं, बट यहाँ पर डाई हमारी फेयर नहीं है, अनफेयर है। अनफेयर को हम क्या कहते हैं, बाइज्ड। बाइज्ड इसको प्रॉपर हिंदी में बोलेंगे खोटी डाई है। जैसे ना कहते हैं खोटा सिक्का है, खोटी डाई है। डाई को शायद हिंदी में पासा बोलते हैं, जो महाभारत में शकुनी मामा के पास था, उसके पास भी क्या था, अनवाइज्ड डाई तो थी, जो चाहता था वो ले आता था। वैसे ही यहाँ पर एक अनवाइज्ड डाई है, लोडेड सच अ वे दैट P1 P2 की प्रोबेबिलिटी 2/10 है, P4 की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, P3 P5 एंड P6 की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। इफ़ दिस डाई इज़ थ्रोन 2 टाइम्स, अगर इस डाई को 2 बार थ्रो किया गया है, ई इवेंट बोलता है गेटिंग सेम नंबर ऑन ईच डाई, मतलब डबलेट आना, 1 1 2 2 3 3 इस कैटेगरी से। एंड एफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स, जो 2 नंबर्स आ रहे हैं उनका सम ग्रेटर और इक्वल टू 10 आर द इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। फिर वही है तो ये सेकंड जैसा ही, बट थोड़ा काम इसमें ज़्यादा कराया गया है। तो थर्ड में आ जाइए भाई। सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस की बात करेंगे, 1 1 से लेकर के 6 6 तक, टाइम नहीं ख़राब कर रहे हैं। टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितने होंगे, 36 होंगे। अब ए इवेंट हम डिफाइन करते हैं। ए नहीं, इसने ई इवेंट बोला है इस क्वेश्चन में, तो ई लिखेंगे। गेटिंग डबलेट सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये हो गया। एंड एफ इवेंट क्या कहता है, सम इज मोर देन 10 और 10, तो 10 सम कहाँ हो सकता है, 4 से कम पे तो आएगा नहीं। 4 6 एंड 5 5 एंड 6 4, ये तो हो गया भाई। आपके पास सैंपल स्पेस होगा तो वहाँ से लिख लेना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 10 का हो गया। 11 के लिए 2 पॉसिबिलिटी हैं, 5 6 एंड 6 5, बाकी तो कहीं नहीं आएगा, डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं। एंड 12 के लिए 6 6। इंटरसेक्शन भी नीडेड होता ही है तो हम लिख ही देते हैं। इंटरसेक्शन में तो केवल 2 ही एलिमेंट हैं, एक 5 5 है और एक 6 6 है, बस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दिस इज इक्वल टू, या तो 1 1 आएगा, 1 1 नहीं आएगा तो 2 2 आएगा, 2 2 नहीं आएगा तो 3 3 आएगा, 3 3 नहीं है तो 4 4 होगा, 4 4 नहीं है तो 5 5 होगा, 5 5 नहीं है तो 6 6 होगा। या के साथ और या के साथ हम प्लस लगा देते हैं भाई। पहली बार 1 आना, दूसरी बार 1 आना एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो है नहीं, इंडिपेंडेंट है। तो P1 इंटू P1 पे, एक को तो डिटेल्स में लिख रहा हूँ, दूसरे को हम थोड़ा जल्दी कर देंगे। ये हो जाएगा P2 इंटू P2, ये P3 इंटू P3, ये P4 इंटू P4, ये हो जाएगा P5 इंटू P5, और ये P6 इंटू P6। वैल्यू डालिए, P1 की वैल्यू 2/10, तो ये हो जाएगा 4/10, 4/100 सॉरी। 2 की वैल्यू भी आ जाएगी 4/100, 3 की वैल्यू है 1/100, 4 की वैल्यू हो जाएगी 9/100। इसके बाद आता है 5 1/100 एंड 6 1/100। देखो भाई 2 बार तो 2 इंटू 2 4/100, फिर 3 इंटू 3 9, और उसके बाद 1/100 1/100 1/100, 4 4 8 9 9 18 19 20,
8 9 18 20, 20/100, ठीक है। अभी बाद में करेंगे सिंप्लीफाई। पी एफ का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ही हैं, 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3, इंटू 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं अब, प्लस 5 का मतलब 1/10 इंटू 1/10, प्लस 6 4 का 1/10 इंटू 3/10, प्लस 5 6 की तो 1/10 इंटू 1/10, 6 5 की भी 1/10 इंटू 1/10, एंड इवन 6 की भी अब जगह नहीं तो सीधा मैंने 1/100 ही लिख दिया। 3 4 3 7 7 1 8 9 10, ये हो गई 10/100। देख लो भाई सही है। 3 और 1 4, 3 7 8 9 10। तो हमने पहले अपना P ऑफ E कैलकुलेट कर लिया, P ऑफ E के बाद हमने P ऑफ F कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकालते हैं इनका इंटरसेक्शन, देखते हैं इनका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, और उसके बाद हम चेक करेंगे अपना ये इवेंट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। बिल्कुल सेम प्रोसेस रखी थी, बस यहाँ ये था ना कि डाई वाइज्ड थी। पहले वाले में फेयर डाई रखी थी, डाई को 2 बार थ्रो करो या 2 डाई को 1 बार थ्रो करो, सैंपल स्पेस तो एक ही आएगा। तो दोनों प्रॉब्लम काफ़ी सिमिलर दिए थे, फ़र्क इतना कर रखा था कि एक फेयर डाई दे रखी थी और एक आपकी वाइज्ड डाई दे रखी थी। आप देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें। अब ये हो गया, इंटरसेक्शन हमने निकाला था, ये था। यहाँ भी कैलकुलेट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। 5 1/10 इंटू 1/10, 1/10 इंटू 1/10, ये हो गया 2/100, ये आ गया 2/100। अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है। P ऑफ E इंटू P ऑफ F देखते हैं। P ऑफ E इंटू P ऑफ F, P ऑफ E क्या है अपना 20/100, और वो कितना है 10/100 है। 10/100, देखो जी ये तो इससे कट हो गया और ये इससे कट हो गया, तो ये कितना आ गया 2/100, और ये अपना किसके बराबर है E इंटरसेक्शन F के बराबर है। These implies that E and F are इंडिपेंडेंट इवेंट, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। कुछ नहीं है, पहले सैंपल स्पेस बनाया, फिर E इवेंट F इवेंट, फिर इनका इंटरसेक्शन निकाला। इसके बाद PE को हमने पूरा डिटेल्स में लिख के दिया है 1 1 का P1 इंटू P1, क्योंकि पहली बार 1 आना दूसरी बार 1 आना एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। कैलकुलेशन कर डाली, उसके बाद इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को वेरीफाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, यस बेटा, हमने कुछ और प्रॉब्लम लिखे हैं आज, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमने एक फिर डाई का प्रॉब्लम ही लिया है। 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर इफ ए टोटल ऑफ नंबर्स इज सेम, सो टोटल नंबर्स इज 4, टोटल ऑफ नंबर्स greater than or equal to 9, total of numbers is divisible by 5, find which pair of events are independent। थोड़ा बड़ा कर दिया है क्वेश्चन, बताना है कि कौन से पेयर इंडिपेंडेंट हैं कौन से पेयर इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये तीसरा क्वेश्चन है आज डाई पर बेस्ड, तो आई थिंक अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको आ जानी चाहिए। 1 1 से लेकर के 6 6 तक 36 आएंगे टोटल आउटकम्स। फटाफट ये इवेंट ख़त्म कीजिए। ये क्या कहता है, टोटल ऑफ नंबर्स इज़ 4, तो 1 के साथ 3 चलेगा, 2 के साथ 2 चलेगा, 3 के साथ 1 चलेगा। ये आ गया ए। बी क्या रहेगा, बी में कहता है नंबर्स का सम मोर देन 9 या 9, तो पहले 9 तो 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 6 4 5, इसके बाद 5 4 एंड 6 3। 9 का तो काम ख़त्म कर दिया। 10 देखो भाई, 4 6
5 5 एंड आफ्टर दैट 6 4, 10 भी गया, 11 में 5 6 एंड 6 5 एंड 12 में 6 6। सी क्या है? सम इज डिविजिबल बाई 5, इसका मतलब या तो 5 है या 10 है। 12 से ऊपर तो सम आता नहीं है, 2 से कम नहीं आता है, तो 5 एंड 10 है। तो 5 के लिए आपको पता है 1 4 चलेगा, 2 3 भी आएगा, 3 2 आएगा, 4 1 आएगा। एंड 10 के लिए 4 6 5 5 एंड 6 4, बस ख़त्म हो गया। अब हमें इनके इंटरसेक्शन भी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी चाहिए। ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है? ए एंड बी में तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा। 1 3 क्या क्यों सम, यहाँ तो 4 और मोर देन 9 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 है। बी एंड सी में देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। बी एंड सी में कॉमन आपका आना चाहिए, बी एंड सी 10 वाला सम आ जाएगा कॉमन, और तो कुछ नहीं आएगा। डिविजिबल बाई 5 10 वाला, तो 4 6 5 5 एंड 6 4, 4 6 5 5 एंड 6 4, ठीक है। तो यहाँ 4 6 आएगा, 5 5 आएगा एंड 6 4 आ जाएगा, ये हो गया। ए इंटरसेक्शन सी में भी कुछ नहीं कॉमन आएगा, 5 आ जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। पी ए कितने हैं? एक तो 3, मतलब 3/36। पी बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/36। पी सी 1 2 3 4 5 6 7, 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी है ही नहीं कुछ, यही ए इंटरसेक्शन सी भी हो जाएगी, बट बी इंटरसेक्शन सी ज़रूर आएगा, 3/36। तो ये तो कंफर्म है कि पी ए इंटू पी सी इज़ नॉट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, एंड पी ए इंटू पी बी भी हमारा नहीं है किसके बराबर? ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। ये तो कंफर्म है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0। अब बचती है किसकी? बी सी के बारे में देखना पड़ेगा भाई। पी बी इंटू पी सी, बी और सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बी की प्रोबेबिलिटी 10 और इंटू 7 ओवर, ये क्या लिखा? 36 ही तो आएगा। 36 इंटू 36 मतलब 70, और उसका कितना आता है इसके इंटरसेक्शन का? इसके इंटरसेक्शन का आता है 3/36, ये भी बराबर नहीं है, नॉट इज इक्वल टू 3/36। तो यहाँ पर भी लिख देंगे पी बी इंटू पी सी इज नॉट इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी। सो नन ऑफ द पेयर, none of the pairs of events are independent। कोई भी यहाँ पर पेयर जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का नहीं है। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ चेक करा लिया था और कुछ नहीं था। अब आते हैं थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पर। 5th बोर्ड में आ चुका है ये, 4 नंबर में पहले पूछा गया था। 6th भी आ चुका है, एक ही पार्ट आया है 4 नंबर में, लेकिन अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 नंबर के प्रॉब्लम ही बनते हैं, 100 मार्क्स का पेपर नहीं है बेसिकली। पहले 5th क्वेश्चन में क्या कहता है? ए स्पीक्स ट्रुथ इन 60% केसेस एंड बी इज़ 90%, मतलब बी तो राजा हरिश्चंद्र है भाई, 90% सच बोलता है, ए 60% ही बोलता है। तो ए ज़्यादा झूठ बोलता है, बी कम झूठ बोलता है। इन व्हाट % ऑफ केसेस आर दे लाइकली
कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग ए सेम स्टेटमेंट। एक सेम स्टेटमेंट कहने में वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते हैं। कंट्राडिक्ट का मतलब एक दूसरे का अपोज करते हैं। अगर एक सही बोलता है तो एक गलत बोलता है। एंड दूसरे में क्या कहते हैं वो, एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। मतलब या तो दोनों के दोनों सही बोलते हैं एक चीज़ के बारे में, या दोनों के दोनों गलत बोलते हैं, एग्री करते हैं। जैसे हमने बोला 2 + 4 = 6, तो ए और बी कहेंगे हाँ सही है, 2 + 4 6 है, या दोनों ही कहेंगे गलत है। बट पहले वाले केस में एक बोलेगा सही तो दूसरा बोलेगा गलत। तो ये छोटा सा एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। अब ए और बी, भाई इनका आपस में तो कोई लिंक है नहीं। ए 60% सच बोलता है, बी 90%, तो ये कंफर्म है कि इवेंट तो क्या है, इंडिपेंडेंट है। लैंग्वेज से ही क्लियर है, कोई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ना हम निकाल भी सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी ऐसे, ना दिया है इसने और ना हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम करने की कोशिश है। पी ए = 5th PA दिस = 60/100। अगर ये चाहो तो 6/10 लिख लीजिए, बेटर होगा। एंड PB 90/100, और इसको बेटर है कि 9/10 लिख लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ए सच बोलता है तो बी झूठ बोलेगा भाई, और ए झूठ बोलता है तो बी सच बोलेगा। कंट्राडिक्ट ईच अदर है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट तो कंफर्म है, ये कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। पी ए इंटू पी बी, नॉट लगा दो, डैश लगा दो, जो भी आपका दिल करे। पी ए नॉट, हमने जानबूझ के ये बार सिंबल यूज़ किया है। पी ए की वैल्यू है 6/10, पी बी नॉट कितना हो जाएगा 1/10, पी ए नॉट 4/10। ओरल चीज़ें हैं, ओरल लगा दी मैंने ये, एंड ये आ जाएगा 9/10। तो 36 और 6 कितना हो गया 42/100, एंड दिस = 42%। 42% वो कंट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। सेकेंड पार्ट, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। भैया तो दोनों ही सच बोल रहे होंगे, अदरवाइज दोनों ही झूठ बोल रहे होंगे। कंट्राडिक्ट टू ईच अदर का मतलब क्या है, या तो दोनों सच बोलेंगे या दोनों ही झूठ बोलेंगे। तो दोनों अगर सच बोलते हैं तो 6/10 इंटू 9/10 झूठ बोलते हैं तो 4/10 इंटू 1/10, 6 9 9 6 54 एंड 5 58, 58/100। दिस = 58%। 58% they are agree to say same fact। 9 6 54 68 ही है। हो गया ख़त्म प्रॉब्लम, आसान था। कंट्राडिक्ट, एक सच एक झूठ, एक सच एक झूठ। एग्री है, या तो दोनों ही सच बोलते हैं या दोनों ही झूठ बोलते हैं। यहाँ पर भी नॉट का साइन लगाना हम भूल गए थे। तो अच्छा प्रॉब्लम है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 4 नंबर में पूछा गया था, 3 नंबर तो खैर अभी भी डिज़र्व करता है। नाउ कम ऑन द 6th प्रॉब्लम। बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया है 6th। ए द प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC सॉल्विंग ए प्रॉब्लम आर। ए सॉल्व कर लेता है 1/3, बी करता है 2/7 एंड सी करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8। इफ़ ऑल 3 ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये भाई तीनों सॉल्व करते हैं, इसने कुछ कहा नहीं, ये कह देता है इंडिपेंडेंटली तो बहुत अच्छी बात थी। नहीं तो हम आइडियल सिचुएशन ही लेंगे कि चीटिंग वीटिंग का कोई चांस नहीं है, तीनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब सॉल्व होने का मतलब एक से हो जाती है, या 2 कर लेते हैं, या तीनों कर लेते हैं, हमें उससे लेना देना नहीं। वी वांट आंसर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो आसान सी प्रॉब्लम है ये भी। 6th हम पहले क्या लिखेंगे, पी ए।
PA है 1/3, PB है 2/7 एंड PC ये है अपना 3/8। कम ऑन द फर्स्ट केस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बहुत लंबा खिस्सा हम एग्जॉस्टिव इवेंट से ले आते हैं, A0, V0 एंड C0। भाई हमने क्या किया यहाँ पर, टोटल तो बड़ी सारी सिचुएशंस हैं, 1 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, किसी से नहीं होता। अब 1 से होने में भी 3 केस बनेंगे, 2 से होने में भी 3 केस बनेंगे, ठीक है, सबसे हो जाता है, टोटल 8 केस बनेंगे अगर ध्यान से देखोगे आप तो। बट इतना कौन लिखता, उसमें से 7 लेने होते, मतलब 7 कौन कौन से लेने होते आपको, A, V0, C0, फिर A0, B, C0, फिर A0, V0, C, ठीक है, केवल 1 से हुआ था, अब 2 से कराते, AB, C0, फिर AB0, C, फिर होता है A0, BC। अब ये तीनों से करा देते, ABC, फिर ये A0, V0, C0, ये भी चाहिए थी, ये भी, ये टोटल आपको ये 8 केस चाहिए थे। भाई कौन लगाता इतना, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 है, तो 1 में से ये हमने कम कर दिया, अपना काम हो जाएगा। ये तो आइडियल सिचुएशन लेके चले हम कि ये इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। भाई ये तो मानेंगे नहीं हम कि अगर इनको चांस मिल जाए, मौका मिल जाए, फिर भी ये चीटिंग नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल के देंगे, कितनी देंगे, वो हम सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A0, प्रोबेबिलिटी ऑफ V0, प्रोबेबिलिटी ऑफ C0। A0 कितना होगा 2/3, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो कर डालोगे, ये 5/7 और ये आ जाएगा 5/8। 1 में से 1/3 2/3, 1 में से 2/7 5/7 एंड 5/8, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा ये हो सकता है हल्का, तो 1 माइनस 25 अपॉन 84, तो ये 84 में से 25 अपॉन में 84 एंड दिस इज इक्वल टू 25, ये कितना बचेगा 59 ही बचेगा, 59 अपॉन 84। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, A, V0, C0, A0, V, C0 एंड A0, V0, C। भाई ये आप कर लेना, मैं लिख देता हूँ PA, PB0 एंड PC0। कौन करेगा इतनी कैलकुलेशन। अब यहाँ PA0, इसका तो कोई दूसरा तरीका भी नहीं है, एंड PC0 प्लस PA0, PB0 एंड PC, सॉल्व कर डालिए, दैट्स योर आंसर। तो इस तरीके से हम ये भी तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इनमें हमने इंडिपेंडेंट इवेंट को ही यूज़ किया है। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, इस पर एक क्लास और रखेंगे। अभी इतना करिए, पहले समझिए, देन वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस और इंडिपेंडेंट इवेंट। थैंक यू बेटा।